साथियों, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं बहुजन इंटेलेक्ट समिट के कार्यक्रम के लिए। यह कार्यक्रम संविधान जागरूकता का कार्यक्रम है। संविधान पर निरंतर होते हमले उसके प्रतिरोध में है और एक जन जागरण और जन जागरूकता के लिए ये सब कार्यक्रम में लगातार हो रहा है। और ये हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं आपको बताऊँ, ये श्री सुनील बोरसे जी, इधर डॉक्टर मनोज राजे जी, अज़हर कुरैशी साहब, हमारे श्रद्धेय राम पुनियानी, डॉक्टर राम पुनियानी साहब, प्रियंका भारती जी राजद की प्रवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बड़े प्रशांत मेश्राम जी, हम सब आज यहाँ इकट्ठा हैं बहुजन इंटेलेक्ट समिट के लिए। तो ये बहुत अच्छा मौका था कि चूँकि स्पेशली डॉक्टर राम पुनियानी हमारे साथ भी हैं, तो हम थोड़ा सा इस कार्यक्रम के संदर्भ में और जो इस समय संविधान पर होते हमले और जो स्थितियां हैं देश की और राजनीति की, उस पर थोड़ी सी चर्चा भी हम कर लें। मैं इसी संदर्भ में शुरुआत में डॉक्टर राम पुनियानी साहब से कहूँगा कि वो अपनी कुछ बात रखें कि जो हमारी चिंताएं हैं आज की और जो वाजिब चिंताएं हैं, उनके बारे में उनका क्या विचार है या उसका क्या निराकरण उनको नज़र आता है। जी, बहुत धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये जो आया वो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों से आया, और इसमें बाबा साहब ने जो मेहनत करके दुनिया भर के सभी संविधानों का अध्ययन करके उसकी बेहतरीन चीज़ों को उसमें रखा। तो और दूसरी बात, ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान भी है, यानी ये एक एक बात को गहराई से नज़दीकी से देखता है। और इसके जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, ये एक बेहतर समाज की तरफ ले जाने के लिए सबसे अच्छे सिद्धांत हैं। अब हुआ ये है कि पिछले जैसे ये आज़ादी का आंदोलन चालू हुआ, उसमें इन मूल्यों के बीज थे और उसी के आधार पे वो विकसित हुआ। पर जैसे ये बीज सामने आते गए, उनकी चीज़ें दिखती गई, जैसे दलितों का आंदोलन हो, बहुजनों का आंदोलन हो, स्त्रियों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, पूरे समाज में किसान और जागृति जो फैल रही थी, उसी के साथ साथ इसके विरोध के बीज भी पड़ गए। और वो विरोध के बीज जो पहले बहुत छोटे थे, जो धर्म की आड़ में राजनीति करते थे, आज वो पिछले 11 साल से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। पिछले 30-40 साल से उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव को बहुत मजबूत किया है और हमारे संविधान के मूल्य पहले से कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसलिए आज के समय की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यही है कि हम संविधान के मूल्यों के बारे में जन चेतना को मजबूत करें और संविधान के मूल्यों को प्रस्थापित करने के लिए जन आंदोलन, और इस जन आंदोलन में वो सभी संस्थाएं, सभी आंदोलन, सभी पार्टियां जो संविधान के मूल्यों को मानती हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर अभी जो नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं उनका विरोध करें और संविधान के मूल्यों को मजबूती से देश में प्रस्थापित करें। मैं इसी सिलसिले में श्री सुनील बोरसे जी से एक तो ये जानना चाहता हूँ कि संवैधानिक चेतना पैदा करने के रास्ते में, क्योंकि उनका लंबा अनुभव रहा संविधान के जागरूकता के लिए काम करने में, तो एक तो उनसे ये जानना चाहता हूँ कि उनको क्या लगता है कि संवैधानिक चेतना इस देश में पैदा करने में क्या चुनौतियाँ हैं, और दूसरा ये है कि यदि वो राम पुनियानी साहब से भी कोई बात पूछना चाहें या और किसी हमारे साथी से, तो भी पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास भाई। राम पुनियानी साहब ने संविधान के संदर्भ में जो बात रखी, समता, बंधुत्व और न्याय, और उसको के ध्यान में रखकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और उस समय के लोगों ने मिल करके एक संविधान का निर्माण किया और लोकतंत्र कायम हुआ। और जिस प्रकार से आज के हालात हैं, मैं आदरणीय राम पुनियानी साहब को पहले भी सुन चुका हूँ। बहुजन इंटेलेक्ट इसी संदर्भ में काम करती आ रही है। पहला चैप्टर भी किया, दूसरा भी किया, तीसरा और ये चौथा चैप्टर है, जिसमें संविधान विहीन भारत के काल्पनिक दृष्टिकोण पर विषय पर चर्चा होती है। और हमारा मकसद ये है कि संविधान के प्रति समाज जागरूक हो। मैं इस संदर्भ में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आदरणीय राम पुनियानी साहब से सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक राजनीतिक भी हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मुझे पूछना और उनसे मार्गदर्शन लेना आवश्यक है कि आज जो संविधान खतरे में है, ये बात सब लोग कह रहे हैं,
और लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही, ये भी बात समझ में आ रही। वोट चोरी की भी बात हुई, और जिस प्रकार से SIR के नाम पर धांधली चल रही है, और एक तरफ वोट चोरी हो रही है, दूसरे तरफ हिंदू मुसलमान धार्मिक उन्माद फैला करके जिस प्रकार से नफरत भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है, और जिस प्रकार से हिंदुत्व का नाम लेकर के शुरुआत की थी, और आज वर्तमान में हिंदुत्व नाम समाप्त करके सनातन लेकर के फिर शुरू हो गए। तो मेरे एक अजहर भाई दोस्त बता रहे थे कि हमारे क्रिकेट भी जो है सनातनी क्रिकेट टीम तैयार हो गई, कि मतलब टूर्नामेंट ही सनातनी हो रहा है, कहीं सनातनी दुकान, पान की दुकानें खुलने लगी। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसमें मैं उनसे मार्गदर्शन लेना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और कई अन्य दल भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सब UPA गठबंधन में साथ हैं, इंडिया गठबंधन। तो मैं उनसे इस सुझाव चाहता हूँ, मार्गदर्शन चाहता हूँ कि विपक्ष को ऐसी स्थिति में क्या स्टैंड लेना चाहिए, ये मेरा उनसे सवाल है। और मैं चाहता हूँ कि उनका ये स्टैंड जो मार्गदर्शन है अगर विपक्ष लेगा तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपके बहुत महत्वपूर्ण सवालों के लिए। और इसमें आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होना चाहिए। मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ, केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कुछ सलाह दे सकता हूँ, कुछ निवेदन कर सकता हूँ, सलाह भी नहीं निवेदन कर सकता हूँ। वो ये है कि पहली सबसे बड़ी जिम्मेदारी सभी पार्टियों की है कि जो भी संविधान में मानते हैं और एक बेहतर समाज में जो न्यायपूर्ण हो उसमें मानते हैं, उन्हें अभी साथ में आके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, आज जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं। ये सुन के आपको आश्चर्य होगा कि BJP का वोटिंग परसेंटेज भी देखिए तो देश के आधार पे कोई 50% से ऊपर नहीं है। ज़्यादातर हिंदू भी इनके साथ नहीं है, पर उनकी ताकत किस में है कि उनकी ताकत है कि वो एक मजबूती से अंदर के मतभेदों को पिछवाड़े में रख के आगे काम करते हैं। हमारे में समस्या क्या है कि हम जो लोग एक बेहतर समाज, न्यायपूर्ण समाज चाहते हैं, हमारे में एक बिखराव दिखता है, और वो बिखराव जो है वो बिखराव हमारी ताकत को बहुत कम कर देता है। बाकी चीज़ें तो हैं बहुत सारी जो सब लोगों को सोचना पड़ेगा, SIR, वोट चोरी वगैरह वगैरह। पर आपने दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो उठाए हैं, एक तो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का और दूसरा सनातन का, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, जो वास्तव में यहाँ जिसको हिंदुत्व की राजनीति कहते हैं, हिंदू धर्म के आड़ में जो चलती है, उसका हिंदू धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। गांधी भी एक हिंदू थे और उनका हिंदू धर्म उन्हें बताता था सभी धर्मों को, लोगों को जोड़ के चलना, इसीलिए वो आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर सके। तो एक तरफ तो ये है कि ये जो मुसलमानों के खिलाफ मिथक फैलाए गए हैं, उसी से नफ़रत आती है। स्वाभाविक रूप से हम एक दूसरे के साथ समन्वय से रहना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से, और जो नफ़रत फैलाई जाती है उसी के कारण दंगे करवाते हैं। ये भी इसमें मैं जाऊंगा कि दंगे कोई ऑटोमेटिक होते नहीं हैं, कराए जाते हैं, दंगे कराए जाते हैं, और वो उससे एक ही पार्टी को फ़ायदा होता है, ये भी आप ख्याल कीजिएगा। तो एक मुसलमानों के खिलाफ जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए कार्यक्रम करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या कर सकें कि ये नफ़रत दूर हो। नफ़रत दूर हो तो ही दंगे होना बंद होंगे, दंगे होना बंद होंगे तो ही ध्रुवीकरण कम होगा, एक। और दूसरा भी जो सनातन की बात है, सनातन को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। वास्तव में सनातन का एक मतलब यही है कि यथास्थिति पे टिके रहो, बदलाव का विरोध करो, जो पुराने समय से मूल्य चलते आ रहे हैं उन्हीं को लेते चलो। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात मुझे जो समझी हुई है कि जब महात्मा गांधी छुआछूत के खिलाफ काम कर रहे थे, दलित समाज के लिए काम कर रहे थे, तब पहली बार उन्होंने इस बात को कहा कि मैं काम तो कर रहा हूँ पर ये सनातनी लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं। और ख्याल कीजिएगा, उसी दौरान उन पर पहला हमला हुआ उनकी जान पर, जब वो एक बराबरी का समाज के लिए दलित छुआछूत के खिलाफ काम करे, पहली बार उन पर हमला हुआ और उन्होंने स्पष्ट कहा कि सनातनी लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं। तो अभी उन्होंने जो अभी तक हिंदू 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 करते थे, गर्व से कहो हम हिंदू है, अब उसका विश्लेषण आ गया कि हिंदू शब्द यहाँ का नहीं है, ये हिंदू शब्द ही बाहर से आया है।
और हिंदुत्व की उन्होंने परिभाषा भी जो दी थी सावरकर ने, उसका भी चीरफाड़ हो गई। इसीलिए अब ये हिंदू शब्द का इस्तेमाल कम करके सनातन सनातन ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे सोचा जाए तो सनातन क्या है, एक्चुअली एक समय में भगवान गौतम बुद्ध ने भी सनातन शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है, पर मुख्य रूप से उन्होंने एक दूसरे संदर्भ में किया था जी। तो अभी दूसरे संदर्भ में आता है कि समाज औद्योगिकीकरण आज़ादी के आंदोलन के बाद से बदल रहा है, और इसका विरोध करने के लिए जो लोग खुद को सनातनी कहते हैं वो लोग खड़े हैं। तो मैं सनातन को इसलिए, सनातन शब्द को ये ज़्यादा लोकप्रिय बना रहे हैं, और मुसलमानों के खिलाफ नफरत एक रास्ता है जिसके माध्यम से ये अपने तथाकथित हिंदू समाज के अंदर जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, उसको छुपाना चाहते हैं। मैं एक तो फिर से ये कह दूं कि हम सब बैठे हैं यहाँ, हम में से किसी के भी मन में यदि कोई प्रश्न है जो डॉक्टर राम पुनियानी साहब से पूछा जाए तो एक तो वो पूछें। साथ में हमारे प्रियंका भारती जी हैं जिनका राष्ट्रीय जनता दल से संबंध है, प्रवक्ता हैं। एक तो वो इस कार्यक्रम जिस उद्देश्य से हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहुजन इंटेलेक्ट समिट के जो संविधान के संदर्भ में है, उसके बारे में क्या सोचती हैं वो अपनी बात रखें। कोई प्रश्न करना चाहें तो प्रश्न करें। सबसे पहले तो सभी लोगों का आभार इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और जैसे ही मैंने बहुजन इंटेलेक्ट पढ़ा तो मेरे मन में सवाल आया कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो शब्द है बहुजन, उनके पास इंटेलेक्ट ही नहीं हो सकता, सिर्फ एक जाति विशेष के पास इंटेलेक्ट हो सकता है, ये शब्द अपने आप में पहले ही उनको मार रहा है। दूसरी बात कि क्योंकि संविधान पर हम बात कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है संविधान के ऊपर बात करने का, सिर्फ मूल्यों को लेकर ही नहीं। अगर आप ये देखिए तो सबसे बड़ा प्रहार तो ये किस बात पे कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अभी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा। अभी किसी और को क्रेडिट देना, ये बोलना कि बाबा साहब लिख ही नहीं सकते, वही इंटेलेक्ट वाली बात है कि ये नहीं लिख सकते। इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट जो एक तरीके से कहते हैं ना कि समता, बंधुता, सब बंधुत्व और समानता के आधार पर जो संविधान लिखा गया, ये बाबा साहब की खोज नहीं हो सकती, कोई और कर गया। तो जब इस पर प्रहार है कि जिन्होंने लिखा उन्हीं पर प्रहार हो रहा है, तो मूल्य तो और सोच लीजिए कि मूल्य पर कितना इनको आपत्तियां होंगी। और मैं मानती हूँ क्योंकि अभी संघ को 100 साल हुए हैं और ये संघ लगातार मतलब संघ तो बाद में आया, हिंदू महासभा के समय से ही ये सारे लोग संविधान के बहुत धुर विरोधी रहे हैं। समय समय पर आरएसएस से, चाहे गोलवलकर हो, चाहे सावरकर हो, या जितने लोग हो, ये हमेशा ये कहते आए कि संविधान में हमारा कुछ भी नहीं है, संविधान सब बाहर से लिया गया है, देश का कुछ नहीं है, हिंदू धर्म का इसमें कुछ नहीं है। अब उनके मायने क्या थे? उनका मतलब ये कहना था कि रूढ़िवादी जो सोच है वो उसमें नहीं है, वो अगर उसमें रहता तो वो संविधान ही नहीं होता। संविधान का मतलब ही इमेंसिपेटरी है, जो आपको मुक्त करता है। पर समय समय पर इन लोगों ने हर बार उस पर प्रहार किया कि सुदर्शन तो यहाँ तक उन्होंने भी, मतलब जो आरएसएस के सर संचालक रहे, उन्होंने भी ये कहा कि संविधान में हमारा कुछ भी नहीं है। और एक तो प्रधानमंत्री जी भी जो इनके हुए, उन्होंने तो संविधान का कहते हैं ना कि जांच पे एक आयोग बिठा दिया कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और बंच ऑफ थॉट्स भी उठा करके देख लीजिए, कोई भी लिटरेचर इनका उठा करके देख लीजिए, वही ताकतें हैं जो समय समय पर इसको आघात करते आई हैं और संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करते रही हैं। क्योंकि ये ताकतें 11 साल से, जैसे राम पुनियानी सर ने भी कहा है, 11 साल से ये ताकतें हावी हैं। लेकिन 90 के दशक से हम इनको देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिकता की आड़ में ये लोग अपना फन फैला रहे हैं। तो इस समय में जब हर तरीके से हर इंस्टीट्यूशन पर इनका कब्जा है, तो युवा पीढ़ी के तौर पर भी और एक बुद्धिजीवी के तौर पर और एक सजग नागरिक के तौर पर ये हर किसी का कर्तव्य है कि संविधान को बचाने की पूरी कोशिश जितनी कर सकते हैं वो करे। क्योंकि संविधान बचाने का मतलब ये नहीं है कि हम किताब बचाएंगे, मूल्य बचाना है। मूल्य, इक्विटी, इक्वालिटी की कास्ट के नाम पे कहीं अट्रॉसिटीज़ ना हो, हमको उससे देश को बचाना है। सब संस्थाओं को, जिसको लोकतांत्रिक होना था, उसको बेच दिया गया है, वो पूरी तरीके से इनके क्लच में है, उसको कैसे हम आज़ाद कराएं, लड़ाई उसकी है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि जो संविधान है ये वकीलों के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जीता जागता है, इसकी आत्मा है। उस आत्मा को जिंदा रखने के लिए सभी को प्रयास करते रहना पड़ेगा। और ये जो बहुजन इंटेलेक्ट ग्रुप है,
ये जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम देश भर के कोने कोने में होते रहने चाहिए। मैं तो कहूँगी कि जितना हो सके इसको ऑर्गेनाइज कराना होगा, ताकि लोगों के भीतर ये भाव पैदा हो और ये समझ भी विकसित हो कि संविधान को बचाए रखना क्यों ज़रूरी है, और इसमें सभी की अपनी अपनी भूमिका। नहीं, ठीक कहा आपने। और हमारा असल में प्रयास यही है कि हम देश के अलग अलग हिस्सों में इस कार्यक्रम को लेके जाएं और अलग माध्यमों से इस कार्यक्रम के अलावा भी लोगों से जुड़ें, ताकि संवैधानिक चेतना इस देश में पैदा हो और समतामूलक समाज जो बनना चाहिए, जो नहीं बनाना देने चाहते दक्षिणपंथ इस देश का, उसके लिए हम लोग प्रयास करें कि बने। आज का जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है उसमें बहुत ही प्रमुख भूमिका जो बालाघाट में निभाई वो श्री प्रशांत मेश्राम जी ने निभाई है। मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी बात रखें इस संदर्भ में। शुक्रिया। आज बहुजन इंटेलेक्ट का जो कार्यक्रम है, हम बात तो बहुजनों की ज़रूर करते हैं, लेकिन जब भी संविधान की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ दलितों ने ही उसका ठेका लेके रखा हुआ है। जो इस देश में सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग है, जिसको सबसे ज़्यादा राइट्स मिले संविधान के, वो संविधान के प्रति जागरूक ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या कारण है? और जो आने वाली जो जनरेशन है उसको हम कैसा मार्गदर्शन करें ताकि वो संविधान को जाने, अपने हक और अधिकारों को जाने और वो सजग न हो। क्या है, आज हमको राइट्स तो मिल गए, संविधान को आज तक हमने खोल के ही नहीं देखा है हमारे लोगों ने, वो संविधान हमारे लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। तो मैं दीदी से और राम पुनियन जी से चाहूँगा कि ये हम उन ओबीसी वर्ग जो इस देश में 52% है उसमें ये जागरूकता कैसे लेकर के आए और यंग जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को कैसे तैयार करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुजनों का स्वर्ण काल चल रहा है, इसके बाद कौन सा काल आएगा ये हमें भी नहीं पता। तो ये कठिन परिस्थिति है और इस आने वाले भविष्य के लिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सवाल पूछा जी, देखिए, ये आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान के मूल्यों पे चर्चा तो कर सकते हैं और ये लोगों तक पहुंचाए कैसे, ये पहली चुनौती है। और दूसरा, उसको अमल में लाने के लिए किस प्रकार के संघर्ष करना पड़ेगा, वो दूसरी चुनौती है। तो इस बारे में मैं आज एक बात से थोड़ा सा प्रसन्न भी हूँ कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। और दूसरा, मैं आपको जानकारी दे दूँ कि महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम चल रहा है जिससे हमको संबंध जोड़ना चाहिए, वो है संविधान जागृति अभियान। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिव तरीके से इसको लोगों तक ले जा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के कुछ संत परंपरा के दिन हैं, तो उस संत परंपरा के दिन, या जैसे अभी 26 जनवरी आएगा, दूसरी तारीखें आएंगी, तो वो क्या करते हैं, उनके जो वॉलंटियर हैं वो घर घर जाते हैं और कोई एक लीफलेट देते हैं कि संविधान ने आपको क्या दिया और आपसे क्या छीना जा रहा है। तो वो उनके काम करने का तरीका भी बड़ा मुझे रोचक लगा। जैसे एक कटोरी में शक्कर ले जाएंगे, चम्मच है, जाएंगे, सबको नमस्ते नमस्ते, शक्कर दिया और बोले हमको आपसे संविधान के बारे में बात करना है। और वो जनरल बात नहीं करते, फिर महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, बाकी तबकों के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, शिक्षा के लिए आपको जो आज शिक्षा मिल रही है उसके लिए क्या है। तो वो मुझे लगता है कि अभी उनका जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है, मैं भी उसमें थोड़ा सा मार्गदर्शक मंडल में ही हुआ पर हूँ, तो उसमें मुझे देख के मैं काफ़ी प्रभावित होता हूँ कि उनकी जो काम है वो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे जाना चाहती है। और वही एक बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि अभी जैसे ये प्रियंका कह रही थी कि किस प्रकार से दक्षिण पंथ ने इस पर देश के चेतना पर हावी हो गए हैं, संस्थानों में वो आ गए हैं, मीडिया में तो है, सोशल मीडिया कितना निगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो ये सबको एक माइक्रो लेवल पे, एक छोटे लेवल पे, बस्ती में क्या किया जाए, उस प्रकार के कार्यक्रम हमको अपनी परिस्थिति से सोचना चाहिए। और उनके किसी जो कार्यकर्ता इससे बहुत जुड़े हुए हैं उनको बुला के उनके कार्यक्रमों का डिटेल लें कि आपने पिछले 1 साल में क्या किया, कैसे आप करते हैं। स्कूल के टीचर्स जैसे कोई मिल गए तो स्कूल के टीचर के माध्यम से वो स्कूल के बच्चों को तक ले जाते हैं और बच्चों के लायक इसमें जो चीज़ है
वो बच्चों के लिए करते हैं, तो वो अलग अलग लीफलेट निकालते हैं मराठी में, तो उसका हम हिंदी कर सकते हैं। जो भी हमारी भाषा है वो तो एक आसान मैं सिर्फ तरीक़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि सवाल ये है, समझना एक बात है और उसको लागू करना दूसरी बात समझाना अलग चीज़ है। है। और वो लागू करने के लिए मुझे पर्सनली मैं इतने सालों से ये चीज़ों में सोचता रहता हूँ, तो मुझे उनके तरीके बहुत अच्छे लगे लोगों। जैसे एक गांधी का तरीका था, क्या भाई इतने लोगों को कम्युनिकेट करना है, व्हाट्सएप नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो सब लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नमक ले लिया, नमक के माध्यम से पूरा एंटी ब्रिटिश ये हो गया। अंबेडकर, पानी, सबका सवाल है, पानी का आंदोलन किया, ये पूरा फैल गया। और फिर भगत सिंह ने भी जो किया, बम फोड़ा, किसी को मारने के लिए नहीं, ये कि मेरी बात अदालत में लोगों तक पहुंचेगी, लोगों में चेतना, उस समय चेतना का जो स्तर था पूरा, जैसे आज पूंजीपतियों के हाथ में हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, उस समय सब ब्रिटिश कंट्रोल थे ज़्यादातर, कोई ज़्यादा बात कर नहीं कर सकते थे। तो भगत सिंह ने प्रॉपर कैलकुलेट किया, अदालत में मैं बयान दूंगा, अखबारों को इसको कैरी करना ही पड़ेगा, लोगों तक एक प्रकार की बात जाएगी। तो ये तीन महापुरुषों को हम जो देखें किस प्रकार से उन्होंने कम्युनिकेट किया अपने समय में, तो हमारे समय में ये चीज़ किस प्रकार से लोगों तक जा सकती है, ये हमको सोचना है। और ये मेरे ख्याल से आपका जो सवाल है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो कड़ी क्या है जो एक विचारक और इसके बीच में जो एक पुल बनाती है और वहाँ तक मूल्यों को ले जाती है। बिल्कुल सही बात आपने कही, बल्कि मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाहूँ कि अगर हम इस बात को जातियों से इतर भी देखें तो हम देखेंगे कि देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, ये संविधान ही है जिसने उनको उनके बेसिक अधिकार दिए हैं, तलाक का हो या और बहुत सारे बातें हैं। वोटिंग का यदि वोटिंग का अधिकार हो, यदि संविधान न होता तो हम अगर इस देश में केवल इस आधी आबादी को ये समझाने में ही कामयाब हो जाएं कि ये संविधान नहीं होगा तो आपको जो राइट्स मिले हैं उनका क्या होगा, तो मैं समझता हूँ डैमेज कंट्रोल का बड़ा काम हम कर पाएंगे। मैं, हमारे साथी और जो लोग जेन्युइनली समाज के लिए और देश के लिए और संविधान के लिए चिंतित हैं, ऐसे कम लोगों से मेरा मिलना होता है। उनमें से एक हमारे साथी डॉक्टर मेजर मनोज राजे हैं, जो बहुत ही मेहनत और लगन से और बड़ी ईमानदारी से इस काम में लगे हैं, इस जन जागरूकता में लगे हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात रखें। अभी आप लोगों की बात जो मैंने सुनी, उससे बात निकल के यही आई कि दो धाराएं हैं। एक धारा तो जो है वो संविधान के साथ रही, जिसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारे दल जो हैं, राजनीतिक दल या सामाजिक चिंतन, और जैसा कि रामपुरियानी जी ने बताया कि आज़ादी के जो मूल्य थे वही संविधान में है। थोड़ा सा इसको मैं और आगे बढ़ाऊँ कर, तो जितने भी हमारे जिन्होंने सामाजिक चिंतक थे या पुराने जो कहें कि जिनका नाम चाहे वो कबीर हों, नानक हों, या इस परंपरा से जो लोग आते हैं, विचार परंपरा से, और जिनकी वजह से एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव हुआ आज़ादी के पहले भी, उसके मूल्य भी आज़ादी में आए। तो ये पूरी बातचीत जो थी वो बातचीत थी स्वतंत्रता, समता और न्याय की। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इन तीन बातों से मुझे इत्तेफाक नहीं रखेगा। दुर्भाग्य ये है कि इस देश में ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते कि मेरे बराबर भी कोई हो सकता है, और उसमें कोशिश ये रहती है कि एक चोर रास्ते से बात कुछ करो, लेकिन कहीं वो असमानता या अन्याय की जो व्यवस्था वर्षों से चली आ रही थी वो चलती रहे। तो इसीलिए आज जो संविधान पे खतरा है, इन्हीं तरह की जो शक्तियां हैं उनसे संविधान को खतरा हो गया है। अब बात यह है कि समाज को ये समझना होगा, महिलाओं को ये समझना होगा कि संविधान केवल और केवल दलित और आरक्षण तक सीमित नहीं है, और जिनको दिक्कत है शायद संविधान से, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे जातिवाद की जड़ें बड़ी गहरी हैं। कि बाबा साहब ने अगर संविधान लिखा है तो एक दिक्कत तो यही है कि एक पूरा दलित जो है समाज से आने वाला व्यक्ति पूरे देश का संविधान कैसे लिख सकता है। दूसरा, उसमें जो प्रावधान डाले गए जो समानता के, तो भाई इनको भी अधिकार होंगे, अल्पसंख्यकों को भी अधिकार होंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को भी अधिकार होंगे।
तो संविधान को केवल और केवल ये बना दिया गया कि वो आरक्षण या अल्पसंख्यकों या कुछ लोगों के अधिकारों की बात करता है। सच ये है कि अगर आप जानेंगे तो आपकी जो बहन है, आपकी जो माँ है, उसके अधिकार की बात भी संविधान करता है। एक छोटे से मतलब कहें कि जीव की सुरक्षा की बात भी संविधान करता है, पर्यावरण की बात भी संविधान करता है। तो संविधान में तो साफ पानी का भी जिक्र है। आप सोच के देखिए कि अगर वो नहीं हो, ये बुनियादी सुविधाएं ना हो, आपके मौलिक अधिकार ना हो, तो आपकी ज़िंदगी क्या होगी। मौलिक अधिकारों पे जो लोग बात करते हैं, जो संविधान में वर्णित है, वो ये बताते हैं कि अगर वो छिन जाएं तो आपकी स्थिति एक जेल में पड़े हुए व्यक्ति जैसी होगी, जहां आप ना बोल सकते हैं, ना आप कुछ आपकी अभिव्यक्ति होगी, ना आप लोगों से मिल सकते हैं। तो संविधान विहीन भारत एक काल्पनिक दृष्टिकोण हमारा जो विषय है वो बहुजन इंटेलेक्ट समिट में यही रखा, और हम इसी पे बात करते हैं कि संविधान केवल और केवल आरक्षण या दलित व पिछड़ों के अधिकारों की बात नहीं है, इससे इतर भी कुछ है। और आप सोचकर देखिए कि यदि संविधान खत्म हो गया तो यकीन मानिए देश खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और जो लोग एनार्की चाहते हैं इस देश में, वो इसका प्रयास भी कर रहे हैं कि ख़त्म हो जाए, गाहे बगाहे। कभी कहीं और ध्यान भटका के पॉकेट मार लेते हैं अगर सीधे नहीं कर पाते तो, लेकिन कर यही रहे हैं। हमारे साथी, हमारे दोस्त अज़हर कुरैशी साहब हैं और पत्रकार भी हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी अपना पर्सपेक्टिव रखें या सवाल। देखिए, आज देश में जो हालात हैं, लोकतंत्र और संविधान के विरोध में जो ताकतें एक्टिव हुई हैं पिछले कुछ सालों से, और उन्होंने जिस तरह से नैरेटिव सेट किया है और जिस तरह का असर भारतीय समाज में एक बिखराव के तौर पर वो अपने उद्देश्य में सफल हुई हैं, उसमें मेरा प्रियंका जी और राम पुनियानी जी दो वरिष्ठ हैं और एक युवा तुर्क हमारे साथ में हैं। इन दोनों से मेरा सवाल है कि आज ये जो ताकतें हैं, ये धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ जो काम कर रही हैं, जिस तरह से इन्होंने अपना पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया है, मीडिया को हाथ में लिया है, कॉरपोरेट जगत को हाथ में लिया है, और अपना एक इन डायरेक्टली एक अपना मकसद जो है एक हिंदू राष्ट्र बनाने का या संविधान के इतर लोकतंत्र को परास्त करके एक राज सत्ता स्थापित करने का। तो मेरा सवाल ये है कि ये ताकतें क्या सफल होंगी, और अगर सफल नहीं होंगी तो वो कौन से कारण होंगे जिनकी वजह से ये लोग फेल होंगे और हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना होगी और अपना जो संविधान है उसके अनुसार सत्ताएं चलेंगी। ये किन कारणों से फेल होंगे? मेरा, आप युवा तुर्क हैं, आप एक डायनेमिक प्रवक्ता हैं, भारतीय राजनीति में आपका भविष्य उज्जवल देखता है पूरा देश, और हमारे साथ राम पुनियानी जी हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं। मेरा दोनों से ही सवाल है कि ये ताकतें कैसे, क्या हालात बनेंगे, क्या करना चाहिए समाज को जिनकी वजह से ये फेल होंगी और इनके जो मंसूबे वो कामयाब नहीं होंगे। जी, ये बहुत कठिन सवाल आपने रखा है। और ये ताकतें सफल होंगी अगर हम निष्क्रिय रहे तो। अगर हम अपना काम करें, जो मेरे ख्याल से हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, पर काफ़ी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और अगर हम वो कर सके तो ये ताकतों का भविष्य नहीं है। अभी सबसे ख़तरनाक बात क्या हुई है कि समाज के क्षेत्र से बढ़कर इन्होंने जो पूरा हमारा ये जिसको कहते हैं स्टेट स्ट्रक्चर, राज्य संस्थाओं पे जिस प्रकार से अंदर में घुसपैठ की है, जुडिशरी भी इंक्लूडेड है उसमें, और बाकी सब संस्थाएं अपार्ट फ्रॉम मीडिया, और ये सब जो उन्होंने किया है वो इतना ख़तरनाक है कि कई बार लगता है कि इसको निष्क्रिय करना, इसका विरोध करना बहुत मुश्किल है। पर ये उतना मुश्किल भी नहीं है कि जैसे अभी पता चला कि इन्होंने आखिर में जो ये कहते हैं साम दाम दंड भेद, इनके लिए नैतिकता का कोई मायना नहीं है, किसी भी तरीके से सत्ता में आना ये उनका ही है। पर उनकी बड़ी बात यह है कि उनका जो सोशल कनेक्ट है समाज के कुछ तबकों से, वो बहुत रेगुलर है। शाखाओं के माध्यम से, उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से 100 साल से लगातार कर रहे हैं। कभी उन्होंने पीछे नहीं देखा कि हम पावर में आए कि नहीं आए। तो हमारा, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारा मुख्य इनको निष्क्रिय करने का, इनको न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका है कि एक तो हम कम्युनिटी से अपना कनेक्शन बढ़ाएं। और उसमें कई बार मुझे एक यूटोपियन आइडिया शायद लगती है, यूटोपियन भी लगे, कि हमारी कम्युनिटी में जहाँ जहाँ सेंटर हैं, हमारे ऑफिसेस हैं,
तो वहाँ हम नियमित रूप से 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार लोगों से बातचीत करें और लोगों में जागृति फैलाने के लिए कुछ वीडियोस, फिल्में और क्योंकि यहाँ इतना नकारात्मक पिक्चर है, वहाँ आपको मैं सकारात्मक बात बता दूँ कि हमारे कई बुद्धिजीवियों ने, कई लेखकों ने, कई वीडियो मेकर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और मेरी तकलीफ़ ये है कि जैसे अभी अशोक कुमार पांडे हैं, उनके सब्सक्राइबर्स 30 लाख हैं। खुशी की बात है। उनसे यही सवाल किया कि आपका तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने जवाब दिया 30 लाख है तो क्या, देश में तो 140 करोड़ लोग हैं। ये नहीं, जो महत्वपूर्ण काम महत्वपूर्ण लोग जुबराटी से लेके तो इस प्रकार के कर रहे हैं, वो आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी हमको लेना पड़ेगा। सही है। हमको 30 लाख से और 1 करोड़ से खुशी नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हर जगह पहुंचे। तो मेरी एक कल्पना ही है, जो अभी तक सफल तो हुई नहीं है, कि कम्युनिटी सेंटर हो। और कम्युनिटी सेंटर में जैसे नुक्कड़ नाटक तो सबसे प्रभावी हैं, नुक्कड़ नाटक बाद में भी आ सकते हैं। हम लोगों के बीच में चेतना पैदा करने के लिए कुछ ये वीडियोस, फिल्में, और अगर मैं खुद का इसमें एक बता दूं तो एक मेरी किताब है, उसके आखिर 5 पेज में मैंने वो कम्युनिटी सेंटर की आउटलाइन दी है, लिस्ट ऑफ वीडियोस दिए हैं और फिल्में दी हैं। तो एक कम्युनिटी सेंटर से एक चेतना बहुत बढ़ सकती है। दूसरा, मैंने अभी जो बताया संविधान जागरूक अभियान, उनके तरीके बहुत बेहतरीन हैं। एक वो अगर हम एक नेटवर्क खड़ा कर सकें जागृति के माध्यम से, अब ये करने के लिए वॉलंटियर कहाँ से आएंगे? हमको तो देखिए, अब अलग अलग जिम्मेदारियां हम सब की हैं और सब जिस काम में हम नाकामयाब हो रहे हैं, अगली पीढ़ी लीडरशिप की पैदा करना, सबसे बड़ा उसके लिए हो सकता है कि हम एक जैसी पब्लिक मीटिंग है, इसमें से आइडेंटिफाई करें 30-40 लड़के लड़कियां कौन हैं जिनको गहराई से हम ट्रेनिंग देकर जो इस काम के लिए प्रतिबद्ध हो सकें। ये उसमें एक दूसरा रास्ता है। और काम कंसिस्टेंट चलना चाहिए। पैसे का जो है जनता से आना चाहिए। अब जनता से उतना पैसा तो नहीं आएगा कि आरएसएस टाइप हेडक्वार्टर बन जाए, पर उसको भी खैर 100 साल लगे हैं। पर यानी खुद के खर्चे का वाहन करके हम सरलता से, सादगी से शुरू करें और फिर हो सकता है उस ऑफिस तक भी हम जा सकें कभी एक दिन भविष्य में। ये एक बात है। और ये सामाजिक तौर पे बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर मेरे ख्याल से दूसरा कदम आगे नहीं जा सकता। एक तो ये कुछ वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग, मैं प्रियंका जी से भी यही बात कर रहा था कि ये कार्डर ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। और दूसरा, जहाँ तक कोशिश हो कि कार्यक्रम ऐसे हों जिसमें कुछ राष्ट्रीय चेतना मिले। अब लोग तो धर्म की गिरफ्त में हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो उनका रिस्पेक्ट करते हुए अंतर धार्मिक कार्यक्रम कुछ हों, दिवाली के मौके पे, ईद के मौके पे, क्रिसमस के मौके पे, जहाँ लोग एक दूसरे को, यानी धर्म के मैं 2 पहलू मानता हूँ। एक तो जो आपके आध्यात्म से, कर्मकांड से जुड़ा है, और दूसरा उसका सामाजिक पहलू है। तो सामाजिक धर्म के सामाजिक पहलुओं के आधार पे हम लोगों को साथ मिलाएं, क्योंकि उससे भी नफरत एक कम होती है। और तीसरा जो अंतिम है, वो तो फिर प्रियंका जी जैसे लोग ही कर सकते हैं कि बाकी पार्टियों से मेल जोल कैसे रखने का। वो भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं। आसान काम नहीं है कि भाई मेरी सीट कैसे दे सकते हो दूसरे को, मैं तो यहाँ से एमएलए बनूंगा ही, एमपी बनूंगा ही। वो बहुत कठिन काम है, पर वो भी ज़रूरी है। और जो इसमें मैं बिना किसी शक के कह सकता हूँ कि इंडिया अलायंस एक अच्छी कोशिश रहा है। अगर सफल दिशा में जाए तो इंडिया अलायंस निश्चित रूप से इनको पॉलिटिकली मात दे सकता है, SIR और उसको छोड़ के। और उसका क्या महत्व है? महत्व ये है कि आपको बता दूं, जब से ये मोदी सरकार सत्ता में आई है, ग्राउंड लेवल पे इनका नफरत फैलाने का काम पहले से डबल हो गया है। आरएसएस की शाखाएं, आरएसएस के कार्यकर्ता पहले से डबल हो गए हैं। तो वो उनको एक ऑटोमेटिक ग्राउंड मिल जाता है, जहाँ भी कार्यक्रम करना है करो, सब कुछ मिल जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें मेरे ख्याल से हमारे सामने, संघर्ष काफ़ी लंबा है। जी।
आपने सवाल किया कि कैसे हम इन चैलेंजेस से बेसिकली लड़ सकते हैं और कैसे इनको हम मात दे सकते हैं। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप इतिहास, पहले तो आप वर्तमान में देख लीजिए, राम पुनियानी जी हैं और मैं हूँ, उम्र का बहुत फासला है और विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। समाज में बदलाव लाना, एक यूटोपिक पिक्चर होना मन में, उनके भी है और मेरे भी है। और मैं पॉजिटिव इसलिए भी रहती हूँ क्योंकि मैं समय चक्र को एनालाइज करती हूँ। 1890 में ज्योतिबा फुले जी की मृत्यु होती है और 1891 में बाबा साहब पैदा होते हैं। तो समय अपने आप निर्धारित करता जाता है लोगों को। लोग ऐसे आते जाते हैं जो बदलाव में यकीन रखते हैं और एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पर ऊंच नीच का, भेदभाव का कोई जगह ना हो, न लैंगिक आधार पर, न रंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, कल्चर के आधार पर, बस समानता के बारे में हम ख्वाब रखते हैं। और मैं इसलिए भी मानती हूँ कि बदलाव संभव है क्योंकि इसी देश में हमने पोलियो को हराया है। तो जो पोलियो जैसी ताकत है उनको हराने में कोई मतलब कहते हैं कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है वो बात। इसलिए कि आप देखिए पोलियो को भी कैसे हमने हराया, हम उससे भी छोटा सा सीख ले सकते हैं। मैं छोटी थी, स्कूल में थी उस समय में, और मैं देखती थी कि जितने भी लोग हैं जो पोलियो पिलाने आते थे वो मार्किंग करते थे, इस घर में हम पहुँचे कि नहीं, उस घर में पहुँचे कि नहीं, उस बच्चे के पास लाए कि नहीं। उनके हैंड में, जैसे हम वोट देते हैं तो हमें स्याही लगाई जाती है, बच्चों के हाथ में स्याही लगाई जाती थी कि उनके पास वो पहुँचा कि नहीं। मैं वही स्याही लगानी होगी, हमें हर घर तक हमें पहुंचना होगा और एग्जैक्टली पहुंच करके वहां पर हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जिन आइडियाज़ में हम बिलीव रखते हैं, जिस इमेंसिपेटरी आइडियाज़ में, वो घर घर तक पहुंचे। इनके पास पूरा सिस्टम है, इनका इको चेम्बर है, इनके पास कैडर है, इंस्टीट्यूशन है, पर हमारे पास विचार है। विचार, व्यक्ति की मृत्यु होती है पर विचार मरता नहीं है। जिस समय बापू की इन्होंने हत्या की, दे थॉट कि उन्होंने गांधी को ख़त्म कर दिया, पर विचार कैसे ख़त्म करेंगे। इसलिए आज भी जब देश के बाहर जाते हैं, कितना भी बड़ा संघी क्यों ना हो, खुद हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जाके नाम गांधी का ही लेना पड़ता है, जाके नाम बुद्ध का ही लेना पड़ता है। उस बुद्ध का, जिस महात्मा बुद्ध के बारे में हमेशा से सावरकर के और आरएसएस से घृणित विचार रहे हैं, हमेशा से बाहर जाके बाबा साहब का नाम लेना पड़ता है, जिनके खिलाफ पूरा इनका विचार रहा है। क्या जीवन में बाबा साहब ये करते हैं? जीवन में मैं हमेशा एक सवाल इनसे उठाती हूँ जब भी बैठती हूँ, चलिए 22 प्रतिज्ञा दोहराइए। एक प्रतिज्ञा नहीं दोहराएंगे। इनफैक्ट है कि 22 प्रतिज्ञा का एक हिस्सा ये भी है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। एक दिन हमारे महामानव झूठ नहीं बोलेंगे तो खाना नहीं बचेगा। तो सीधी बात है कि ये कमज़ोर है और इन्हें पता है कमज़ोर है। दूसरी बात मैं मानती हूँ कि ये कायर भी हैं। कायर हैं तभी माफ़ी मांगते हैं, पेंशन लेते हैं। हम कायरों की जमात नहीं है। हम हमेशा लड़ने भिड़ने वाले लोग रहे हैं, हमारे पूर्वज लड़ने भिड़ने वाले हैं, चाहे तिलका मांझी रहे हों, लोहिया रहे हों, पूरे हमारे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या फिर जितने हम समाजवादी दल के लोग रहे हों, जितने मतलब कांशीराम को आप उठा के देख लीजिए, साउथ में पेरियार को देख लीजिए, जितने लोग लड़ा कर रहकर, पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, पता होता था, जगदेव बाबू को तो पता था कि मेरी हत्या हो जाएगी, मैं इनके खिलाफ जाऊँगा, फिर भी वो गए। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। उधम सिंह, भगत सिंह, हम सबकी पीढ़ियां, मतलब लेगेसी हम उनके आगे लेकर के जा रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि हमको मैन टू मैन, वुमेन टू वुमेन, ह्यूमन टू ह्यूमन मार्किंग करनी पड़ेगी और तभी जाकर के हम काम कर सकते हैं। और दूसरा कि पॉलिटिकल, वो कठिन ज़रूर है, एक फ्रंट पे आना, एक पेज पे आना और अपने हितों को थोड़ा पीछे रख के समाज के हितों को आगे करके फिर लड़ाई लड़ना। उसका एक एग्जाम्पल तो लोकसभा चुनाव में पिछले बार हमने दिया था कि एक सीट लेफ्ट की सीट थी, मतलब हमारे साथ वो अलायंस में नहीं थे, पर लालू जी ने उस सीट को छोड़ दिया, हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। तो दैट इज़ हाउ यू डू आप तो। और दूसरी बात कि आज भी जिस प्रोग्राम में हम लोग हैं, कांग्रेस भी है, मैं खुद आरजेडी से हूँ, जो किसी पार्टी से नहीं है, समाज सेवी कार्यकर्ता है, वो भी हैं। जब हम एक पेज पर आ सकते हैं और समाज के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं तो फिर पूरा देश भी लड़ेगा। इसका भी मतलब इसमें ही मैं भरोसा रखती हूँ। यहाँ मुझे ये भी कहना है कि जैसे अभी प्रियंका जी ने कहा कि इस कार्यक्रम में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, सामाजिक चिंतक भी हैं। तो संविधान बचाने की लड़ाई जो है वो साझा है और सबकी है, समाज की भी है और प्रत्येक नागरिक की भी है। और यहाँ हमें किसी भी चीज़ से परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, ना राजनीति से, ना सामाजिक चिंतकों से, ना विचारकों से, और ना ज़मीन पर काम करते हुए लोगों से। और बहुजन इंटेलेक्ट का यही विजन था कि आखिरकार राजनीति ही चेंज करेगी जो करना है। तो कुछ राजनीति के जो सोचने समझने में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग वो इस मंच पर आए, कुछ विचारक इस मंच पे आए, और साथ में ज़मीन पर काम करने वाले कुछ लोग जो हों
जो जाकर वहाँ कुछ बदलाव की बात कर सकें। तो बहुजन इंटेलेक्ट इन तीनों को ही जोड़ता है कि राजनीति, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता, ताकि समाज में बदलाव हो सके। धन्यवाद। जैसा कि अभी राम पुनियानी साहब ने कहा और प्रियंका जी ने भी कहा कि ये बहुत कायर और कमज़ोर लोग हैं, मैं इस बात में समर्थन करता हूँ। और जगदेव बाबू जी हों या रामस्वरूप वर्मा जी हों या कबीरदास जी हों, संत रविदास जी हों, तमाम सारे लोगों ने जिन्होंने विरोध किया है तो अकेले संघर्ष किया और उनको टक्कर दी है। अभी में लेटेस्ट पूना का कोरेगांव जो है, महारों ने 500 लोगों ने, भीमा कोरेगांव 28,000 पेशाओं को रगड़ दिया था। हौसला और जज्बा होना चाहिए और मुझे लगता है कि बहुजन इंटेलेक्ट यही प्रयास कर रहा है कि हौसला जज्बा होना चाहिए। मैं सिर्फ एक प्रियंका जी से एक ख़ास उम्मीद के साथ सवाल पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो बनाया महिलाओं को सम्मान के लिए, संविधान में सभी लोकतंत्र में सभी लोगों का ध्यान रखते हुए संविधान बनाया और उन्होंने हिंदू कोड बिल लागू करने का प्रयास किया था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी समर्थन था, ऐसा मुझे जानकारी है। लेकिन कल्पात्री महाराज जैसे लोगों ने उस समय विरोध किया और बाबा साहब का पुतला भी जलाया था और बाबा साहब ने दुखी होकर के वो इस्तीफा दिया था। मैं आज ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आज बाबाओं के चक्कर में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं और सनातनी धर्म हो या हिंदू धर्म हो, उन बाबाओं की दुकानदारी चलाने में सबसे ज़्यादा महिलाओं का योगदान है। और महिलाओं को बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिए हैं, वोट डालने का अधिकार दिया है, बराबरी में अगर 4 बेटियां हैं तो बाप की संपत्ति में भी बराबरी का अधिकार दिया है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत दिया है। ये जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही और वो बाबाओं की कथाएं सुनती हैं जिसमें ढोल गवार सुध पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी जैसी बातों को सुनती हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि हम लोगों को सबसे पहले इन महिलाओं को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड में लाने का जो प्रयास किया था, जो उस बाबाओं और जिन आरएसएस के चक्कर में चुंगल में महिलाएं फंसी हैं, उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात कि हम लोग खुद इस रूम को एनालाइज कर लीजिए, अगर कैमरा घुमा लीजिए तो वी आर अराउंड 7 to 8 पीपल, उसमें मैं एक महिला हूँ। अगर महिलाओं को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पर उन्हें किसी तरह का भय ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो बाहर ही नहीं निकलेंगे। दूसरी बात कि अगर वो बाहर जा रही हैं बाबाओं को सुनने के लिए, तो वी हैव टू सेल्फ एनालाइज आवरसेल्फ। सबसे पहले हमको खुद के भीतर झांकने की ज़रूरत है कि क्योंकि ये बहुत कारणों से होता है। पहले कि वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन आप देखिए, कितनी महिलाओं के हाथ में काम है इस देश में, कितनी महिलाएं स्कूल तक पहुंच पा रही हैं। अभी का रिसेंट डेटा है, राज्यसभा में ही आया, 45% बच्चियां स्कूल ही नहीं जा रही हैं, 45%। मतलब कि आधी आबादी तो स्कूल, आधी आबादी स्कूल ही नहीं पहुंच रही है। उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन नहीं है, वो घर में है, उनके पास सिर्फ घर के काम हैं और बाहर वो किसी तरीके से किसी से इंगेज नहीं कर सकती हैं, मिलजुल नहीं सकती हैं, एक सेफ माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है। एक मौका उनको एस्केप का मिलता है धर्म के बहाने कि चलो वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, 4 औरतों से बात होगी, वहाँ जाएंगे, एक टाइम पास भी हो सकता है, एक तरीके से किसी भी तरह की बातचीत का एक प्लेटफॉर्म हम लोग को मिल जाता है, टाइम पास होगा। ये आपको घर पे नहीं मिलता है। आप घर में बंधे हुए होते हैं, अंदर होते हैं, और जब वो ये कहती हैं अपने घरों में कि हम एक धार्मिक प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो जाने की पूरी आज़ादी है, हाँ जाओ, धर्म फैल रहा है या फिर ठीक है और करोगी क्या, तो लोग जा रहे हैं। जब तक हम उनको एक ऑल्टरनेट नहीं देंगे कुछ कि आप इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तब तक वो इसको छोड़ेंगी कैसे? इसका भार हम उनके ऊपर नहीं डाल सकते कि महिलाएं जाती हैं, महिलाएं इन बाबाओं को सुनती हैं, महिलाएं इन बाबाओं को बढ़ाती हैं, करेंगी वो क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, महाराष्ट्र में मैंने देखा सावित्रीबाई फुले की जब जयंती है, सिर्फ उसी दिन नहीं, उसको मार्क करने के, जिस दिन स्कूल खोला गया उस दिन को मार्क करने के लिए महिलाएं आपस में आ रही हैं, नाच गा रही हैं, ऐसे गानों पर जो समानता को बढ़ावा देते हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। हमको ये कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर इनका कल्चर पोंगा पंथ को बढ़ा रहा है तो हमको एक काउंटर कल्चर देने की ज़रूरत है जो पोंगा पंथ के विरुद्ध होगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि महिलाओं में राजनीतिक चेतना तब जागेगी जब सामाजिक चेतना होगी और उनको पता होगा कि हिंदू कोड
बिल कौन लेकर के आया, इनके विरोध में कौन था, हिंदू कोड बिल था क्या। खैर इसकी तो मैं विस्तृत चर्चा भी चलेंगे तो मैं वहाँ पर करूँगी, पर मेरा यही मानना है कि हम सारा भार महिलाओं पर नहीं डाल सकते। हमारी भी उतनी भूमिका, और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, जहाँ पर भी हो, हमको एक सेफ माहौल उनको देना पड़ेगा, कंफर्टेबल फील कराना पड़ेगा। जैसे मैं खुद अगर अपना एग्जाम्पल ले लूँ, मैं खुद राजनीति में इसलिए एक्टिव हो पाई क्योंकि मेरे पास जेएनयू जैसा माहौल था। हम सारे जितने भी यूथ हैं, चाहे वो महिलाओं हो पुरुष हो, एक जेंडर डिवीजन का कोई भाव नहीं था कि वो पुरुष है मैं उसके साथ खड़ा होकर के नारा लगा रही हूँ या मैं लगा रही हूँ, वो पीछे से होगा तो कहीं से मुझे कोई टच ना कर दे, ये डर नहीं था। तो जब तक आपको एक ग्रोथ का माहौल नहीं मिलता है, महिलाएं नहीं निकल पाएंगी। तो ये पुरुषों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि बाहर वो निकले तो उनको सेफ महसूस करवाएं। जैसे आप राजनीति में बढ़ते हैं तो कई बार तो ऐसी चीज़ें भी होती है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, रात के 1 बजे फ़ोन आता है मुझे और 1 बजे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं आपको गुड नाइट बोलने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। अब ये बताइए जो महिलाएं राजनीति में, कितना उनको ये इरिटेटिंग है एक तरीके से कि रात के 1 बजे, सुबह के 5 बजे आप फ़ोन करें, एक फ़ोन करके बोलता है कि आप हंस के बात कीजिए तो मैं बात करूंगा। मुझे पता तक नहीं है कौन है, और आप चिल्ला भी नहीं सकते, और आप क्या बोलेगा कि आप पागल हो, आप ये नहीं बोल सकते। यू हैव टू ट्रीट देम, उनको समझाना पड़ेगा कि ये गलत है, सही तरीके से समझाना पड़ेगा। तो रोड़े हैं, पर वही है कि सब मिलजुल के काम करेंगे तभी होगा, रादर देन ये कहना उनको आता नहीं है, वो नहीं जानती हैं, वो बाबाओं को बढ़ाए। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद इसमें एक जी। आपके धन्यवाद फिर से बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम तो हर बार तैयार हैं। नहीं, देखिए ये जो प्रियंका जी ने जो बाबाओं के बारे में कहा वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और वैसे भी आप देखिए कि जब समाज बदला, औद्योगिक समाज आया, तो इवन पाश्चात्य कंट्रीज़ में भी औरतें चर्च में पहले जाना चालू हुई बड़ी संख्या में, और वही पॉइंट इन्होंने कहा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा और नौकरी, ये 2 चीज़ें हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत आगे आती हैं। जी जी ये दोनों पीछे हैं। जी। तो एक तो ये घुटन भरा माहौल और उनकी एक सुरक्षा का सवाल ये है, सवाल है। और तीसरा ये है कि जहाँ भी किसी को खुद के बारे में बहुत इनसिक्योर, असुरक्षित फील होता है, वो ऐसे बाबाओं के पीछे ज़्यादा जाता है। सही। तो ये तीसरा पॉइंट मुझे ऐड करना था कि जितनी इनसिक्योरिटी ज़्यादा होगी, बाबाओं का महत्व और धर्म का महत्व उतना बढ़ेगा। तो वही मैं अभी देख रहा हूँ, कुछ पाश्चात्य देश हैं जहाँ इक्वालिटी फेयरली अच्छी है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ धर्म का रोल ही कम होते जाता है, और वो नास्तिकता जो है लोग उसको ख़राब समझते हैं, इमोरल समझते हैं, और मेरे ख्याल से वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मॉरलिटी है। तो वो उन देशों में काफ़ी विकसित हो रही है जहाँ लोग अपने आप को सुरक्षित और ये महसूस करते हैं। और पेट भी भरा हो। मैं इन बातों से जो आपने बाबाओं के संदर्भ में कही आप लोगों ने, उससे सहमत हूँ। बस साथ में एक बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि आप और हम सब देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सरकारें एक प्रोजेक्ट के तहत अब एक बाबा खड़ा करती हैं और उसके प्रचार प्रसार में मदद करती हैं, और एक बहुत ही मामूली सी समझ के व्यक्ति को, जिसको बहुत सारी काउंसलिंग की खुद ज़रूरत है, वो अचानक से लाखों करोड़ों की भीड़ को संबोधित करता है, और उसके पास इतने संसाधन पैदा होते जाते हैं। आप और हमको मालूम है कि इस देश में बाबाओं पे बड़ी कॉरपोरेट और सरकारी लॉबिंग के आरोप लगे हैं। बड़े बड़े टेंडरों में उनकी लाइजनिंग का रोल जो है, उस बारे में चिंताएं हम लोगों के सामने आई हैं। तो बात तो ये है ही जो महिलाओं के संदर्भ में कही गई, बल्कि बात ये भी है कि अब सरकारें जो है एक प्रोजेक्ट की तरह बाबा को खड़ा करती हैं और राजनीतिक लाभ लेती हैं उन बाबाओं से, और सरकारी लाइजनिंग में वो बाबाओं का रोल होता है। ऐसी बातें भी सामने आई हैं। हम चाहते हैं कि इन चिंताओं का समाधान संविधान है, उसकी मजबूती है, उसका ग्रास रूट लेवल पे मजबूत इम्प्लीमेंटेशन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो किसी भी संविधान के बचने के लिए ज़रूरी है वो है इंस्टीट्यूशंस का ज़िंदा रहना। तो हम सबका यही प्रयास है। आप सबका धन्यवाद जो लोग हमें सुन रहे हैं, और उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम का भी वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।